हेलो दोस्तों, मैं गोपाल जी गढ़वा पॉलिटिकल गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रत्येक छात्र है वो इस चैनल से जुड़कर वो अपनी स्टडी को रेगुलर रख सकता है। ये है जो पॉलिटिकल गुरु यूट्यूब चैनल है, ये न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतनपुरा के सौजन्य से ये शुरू किया जा रहा है और इसी चैनल को शुरू करने में इस संस्थान ने अपना बड़ा योगदान दिया है। तो दोस्तों, आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, इस YouTube चैनल के माध्यम से आप राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है उसको आप अच्छे से आप उसको तैयार कर सकते हैं। साथ में प्रत्येक स्टूडेंट को इसे पॉलिटिकल गुरु YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ में इसका बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आपको पता है मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर की बात की थी। अब उसके बाद वाला टॉपिक आता है, वो आपके सामने आता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय यानी इसको आप बोलते हैं हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं। तो न्यायिक व्यवस्था, हमारे देश में जो न्यायिक व्यवस्था है उसके शीर्ष स्तर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे उच्च न्यायालय है और सबसे नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको आप बोलते हैं जिला न्यायालय के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये देखना है उच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया। तो उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया संविधान का भाग कितना है, 6। संविधान के आर्टिकल कितने से कितने के बीच में है दोस्तों? तो इसके आर्टिकल्स की यदि अपन बात करें तो इसके आर्टिकल है 214 से लेकर 231। संविधान के आर्टिकल 214 से 31 के बीच में है। इस उच्च न्यायालय का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। अब आपको ये देखना है इसके जो मुख्य जो आर्टिकल है वो भी आपके सामने रहेंगे। पहला आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 214, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का क्या किया गया है, प्रावधान। यानी राज्यों में न्यायिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए दोस्तों सरकार ने यानी हमारे पार्लियामेंट के द्वारा हमारे संविधान में ये प्रोसेस रखा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट होगा। आर्टिकल 216 है, हाईकोर्ट के गठन का उल्लेख है। हाईकोर्ट का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, आपको ध्यान होना चाहिए, हाईकोर्ट का गठन कौन करता है? पार्लियामेंट, संसद के द्वारा प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय का क्या होता है, गठन। संसद अपने कितने बहुमत से इसका गठन करती है? तो संसद अपने 2/3 बहुमत से हाईकोर्ट का दोस्तों क्या करती है, गठन। तो पहला एक क्वेश्चन हो गया, किसी भी राज्य में उच्च न्यायालय का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों उसका आंसर आएगा पार्लियामेंट करती है, संसद करती है। कितने बहुमत से करती है? तो 2/3। इन उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? एक उच्च न्यायालय, क्योंकि हमारे देश में जो हाईकोर्ट है उन सभी में न्यायाधीशों की संख्या दोस्तों समान नहीं है, यानी अलग अलग न्यायालयों में अलग अलग न्यायाधीशों की व्यवस्था। जिन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा है, जहां मुकदमे ज्यादा है, तो वह न्यायाधीशों की संख्या भी ज्यादा है। जिन राज्यों में जनसंख्या कम है और मुकदमे कम है, तो उन राज्यों में न्यायाधीशों की संख्या क्या है, कम। जैसे आप देख सकते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बना था 1866 में। वहां सबसे ज्यादा न्यायाधीशों की संख्या, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ऐसा सिक्किम हाईकोर्ट है, तो वहां जनसंख्या कम होने के कारण वहां न्यायाधीशों की संख्या दोस्तों क्या है, कम है। तो न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? तो इसकी संख्या का निर्धारण करता है दोस्तों, कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है। जैसे आपने पढ़ा होगा सुप्रीम कोर्ट की यदि अपन बात करें तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीशों की संख्या 1 + 33 बराबर कितनी कर दी, 34। इसका मतलब निश्चित हो गई। लेकिन किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या नहीं है, निश्चित नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना, तो सबसे पहले आपसे ये पूछेगा राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई कब? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1949। कहां पे इसकी स्थापना हुई? तो आप तत्काल इसका आंसर देंगे, इसकी स्थापना हुई थी जयपुर में। राजस्थान उच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना कहां की गई थी दोस्तों, जयपुर। लेकिन स्थापना के समय इसमें टोटल न्यायाधीश कितने थे? तो स्थापना के समय इसमें टोटल न्यायाधीशों की संख्या थी दोस्तों 1 + 11 बराबर कितने थे, 12। एक मुख्य न्यायाधीश था और 11 इसमें क्या थे, अन्य न्यायाधीश। तो पहला इसका मुख्य न्यायाधीश बना था, उसका नाम है कमलकांत वर्मा। राजस्थान उच्च न्यायालय का पहला जो न्यायाधीश बना उसका नाम था कमलकांत वर्मा। जब इसकी स्थापना के समय न्यायाधीशों की संख्या थी 12। लेकिन वर्तमान में इसमें स्वीकृत पद कितने हैं?
राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में स्वीकृत पदों की संख्या है दोस्तों कितनी है? 50 है। लेकिन वर्तमान में इस राजस्थान हाईकोर्ट है, तो राजस्थान हाईकोर्ट का वर्तमान में न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों वर्तमान इसका जो न्यायाधीश है उस न्यायाधीश का नाम है इंद्रजीत सिंह महांती है। प्रेजेंट में राजस्थान उच्च न्यायालय के क्या है? मुख्य न्यायाधीश है। फिर आपसे अगला क्वेश्चन ऐसा करेगा, वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट है उसका मुख्यालय कहां पर है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय कहां पर है? जोधपुर में। प्रेजेंट में राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्यालय जोधपुर में है। कब इसे जयपुर से स्थानांतरित किया गया? तो आप बताएंगे 1958 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर इसको कहां ट्रांसफर कर दिया गया? जोधपुर। तो प्रेजेंट में है राजस्थान हाईकोर्ट है, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय कहां पे है? इसका मुख्यालय जोधपुर में है। लेकिन 31 जनवरी 1977 को है राजस्थान हाईकोर्ट है इसकी एक खंडपीठ स्थापित की गई। तो दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ कहां पर है? तो राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ कहां पर है? जयपुर में है। राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्यालय जोधपुर है लेकिन इसकी खंडपीठ कहां पे है? जयपुर। तो खंडपीठ कब स्थापित की गई? तो दोस्तों इसकी खंडपीठ की स्थापना हुई थी 30 जनवरी 1977 को इसकी क्या कर दी गई थी? स्थापना। प्रेजेंट की यदि अपन बात करें दोस्तों तो वर्तमान में हमारे देश में कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान की यदि अपन बात करें, वर्तमान में हमारे देश की यदि बात करें तो दोस्तों देश में टोटल हाईकोर्ट है उसकी संख्या कितनी होगी? 25 होगी। जनवरी 2019 से पहले हमारे देश में कुल हाईकोर्ट या उच्च न्यायालयों की संख्या 24 थी, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। यानी जनवरी 2019 की यदि अपन बात करें तो जनवरी 2019 में आंध्र प्रदेश के लिए, आंध्र जो प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश के लिए एक अलग उच्च न्यायालय का क्या किया गया? गठन किया गया। इसलिए पहले उच्च न्यायालय 24 थे लेकिन एक और इसमें कन्वर्ट हो गया आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। इसलिए वर्तमान में टोटल देश के जो उच्च न्यायालय हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या 25। ये प्रश्न बार बार आता है। वर्तमान में हमारे देश में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो टोटल उच्च न्यायालय कितने हो गए? 25 उच्च न्यायालय हैं। अब आपके सामने आती है न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति की बात आ जाए तो इसका आर्टिकल कितना है? 217। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता कौन है? तो दोस्तों इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आप जल्दबाजी में इसका आंसर कई बार आप गलत कर जाते हैं। यानी हाईकोर्ट की जो न्यायाधीश है उन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आप उसका राज्यपाल आंसर कर देते हैं। ये बात गलत है क्योंकि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता कौन है? राष्ट्रपति। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं तो उन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो सीधी सी बात तो दो कंसेप्ट क्लियर हो गए आपके। एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन बात यह है हमारे देश का जो राष्ट्रपति है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से करता है? किस व्यक्ति का इसकी नियुक्ति करते समय परामर्श या सलाह लेता है? तो राष्ट्रपति है। सलाह की यदि अपन बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का कौन होता है दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश होता है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ संबंधित राज्य का कौन होता है? राज्यपाल होता है। इनके परामर्श से ये इसकी क्या करता है? नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति किसी भी राज्य की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय किसका परामर्श लेगा? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से क्या लेता है? परामर्श लेता है। तो इसकी नियुक्ति वाली बात है तो नियुक्ति कौन करता है? तो आप बताइए इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब आपको ये देखना है हाई कोर्ट का न्यायाधीश है उसका कार्यकाल कितना होता है? हाई कोर्ट का न्यायाधीश है उसका कार्यकाल की यदि दोस्तों अपन बात करें, अब कार्यकाल के ऊपर आ गई बात, तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसका कार्यकाल तो होता है 65 वर्ष के अधिकतम। यहाँ 5 वर्ष का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ अधिकतम आयु कितनी होगी? 65 वर्ष होगी। कौन से कोर्ट की होगी? सुप्रीम कोर्ट। दूसरा है हाई कोर्ट की यदि न्यायाधीशों की अपन बात करें तो ये कितनी आयु तक अपने पद पे काम करते हैं? तो ये 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पे क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो यहाँ भी आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए।
पहला तो ये हो गया कि न्यायाधीश है तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो कितने समय के लिए अपने पद पे काम करेगा, तो कितना समय के लिए करेगा दोस्तों, 65 वर्ष के लिए करेगा। लेकिन किसी राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो कितने समय के लिए अपने पद पे काम करेगा, तो कितने समय के लिए अपने पद पे काम करेगा, तो आप बताएंगे 62 वर्ष के तक अपने पद पे क्या करेगा, कार्य करेगा। कार्यकाल की बाद की यदि अपन बात करें, अब कार्यकाल से थोड़ा आगे बढ़े तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश है, उसकी योग्यता क्या है। हाईकोर्ट का न्यायाधीश, हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यताएं उसकी होनी चाहिए, तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश है उसकी पहली योग्यता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए पहले इसकी क्वालिफिकेशन, पहले इसकी योग्यता, पहले इसकी कंडीशन है कि उस अपने देश का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। दूसरी इसकी योग्यता यह है 10 वर्ष तक की यदि अपनी बात करें तो 10 वर्ष की यदि बात करें तो वकील या अधिवक्ता के पद पर क्या किया हो, कार्य किया हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसने 10 वर्ष तक वकील या अधिवक्ता के पद पर क्या किया हो, कार्य। तो वर्षों की यह संख्या निश्चित आ गई आपके सामने। वकील या अधिवक्ता के पद के ऊपर कितने वर्ष तक काम करना चाहिए, 10 वर्ष तक काम करना चाहिए। वो हाईकोर्ट का क्या हो सकता है, न्यायाधीश हो सकता है। लेकिन हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए यदि वो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनता है दोस्तों, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन, तो एक और देखेंगे 10 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पे काम किया हो। ऐसा कोई भी न्यायाधीश हो सकता है जिसने 10 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर क्या किया है, कार्य किया है, तो वो मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। लेकिन न्यायाधीश बनने के लिए क्या है, न्यायाधीश बनने के लिए 10 वर्ष तक वकील या अधिवक्ता के पद पर क्या किया हो, कार्य किया हो। ऐसा व्यक्ति हाईकोर्ट, किसी भी हाईकोर्ट का क्या हो सकता है, न्यायाधीश हो सकता है। लेकिन अब इससे आगे थोड़ा सा और चले तो अब आपसे ये देखेगा पद से कैसे हटाया जा सकता है। पद से हटाना यानी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको पद से कैसे हटा सकते हैं, तो पद से हटाने के इसके कारण है। पहला कारण तो ये सिद्ध कदाचार, यदि न्यायाधीश अपने पद पे रहते हुए किसी प्रकार का क्या करता है, भ्रष्टाचार करता है, या न्यायाधीश है कार्य करने में असक्षम है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों उसको क्या कर सकते हैं, पद से हटाया जा सकता है। लेकिन कौन सी प्रक्रिया से, अब इस प्रक्रिया में आप क्या उलझ जाते हैं, क्योंकि आपकी रिपीट आंसर चलता है आपके दिमाग में महाभियोग प्रक्रिया, जबकि महाभियोग की प्रक्रिया का संविधान में राष्ट्रपति के लिए उल्लेख किया गया है। महाभियोग है वो किसके लिए है, राष्ट्रपति के लिए इसका प्रयोग किया गया है, यानी इंपैचमेंट है उसकी किसके लिए है, ये राष्ट्रपति के लिए है। जबकि रिमूवल शब्द का प्रयोग न्यायाधीश के लिए किया गया। तो सबसे पहले आप देखेंगे कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, तो आप बताएंगे महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा इसको पद से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। यानी न्यायाधीशों को महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा इसको पद से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और ये कहाँ पे, ये महाभियोग जैसी प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है, पार्लियामेंट में होती है। पार्लियामेंट में देखो दोस्तों कितने सदन है, 2 सदन है। एक सदन का नाम लोकसभा है तो दूसरे सदन का नाम दोस्तों राज्यसभा है। राज्यसभा में यदि अपन इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे तो शुरू करने के लिए कम से कम सदस्य कितने होने चाहिए, 50 सदस्य होने चाहिए। यदि लोकसभा में ये प्रक्रिया शुरू की जा रही है तो कितने सदस्य होने चाहिए, 100 सदस्य होने चाहिए। और कितने बहुमत से उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से यदि ये पारित हो गया तो संबंधित न्यायाधीश को अपना पद क्या करना पड़ेगा दोस्तों, त्यागना पड़ेगा। सीधी सी बात है, न्यायाधीश को महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा उसको पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। लेकिन ये प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है, ये प्रक्रिया पार्लियामेंट में, संसद में शुरू की जाती है। संसद के कौन से सदन में, किसी भी सदन में शुरू हो सकती है, क्योंकि सदन 2 हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो राज्यसभा में शुरू करने के लिए सदस्यों की संख्या निश्चित है कितनी, 50। लोकसभा में शुरू करने के लिए सदस्यों की संख्या निश्चित है 50। बहुमत निश्चित है, दोनों सदनों का अलग अलग कितना होगा, 2/3। तो संबंधित न्यायाधीश को अपने पद से क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा।
अब इसकी नियुक्ति हो गई, इसका कार्यकाल हो गया, इसकी योग्यता हो गई, इसको पद से हटाने का क्या हो गया, तरीका भी हो गया, प्रोसेस भी हो गया। अब देखो दोस्तों, आपने ये देखा होगा अपने देश में प्रेजेंट में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जबकि उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, 25। इसका मतलब है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कितने हाई कोर्ट हो सकते हैं, एक हाई कोर्ट हो सकता है। यानी आर्टिकल 231 आर्टिकल 231 ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत संसद 2 या 2 से अधिक जो राज्य हैं, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट का गठन कर सकती है, एक उच्च न्यायालय का क्या कर सकती है, गठन। यानी आर्टिकल 231 ऐसा आर्टिकल है मित्रों, जिसके तहत हमारे देश की जो पार्लियामेंट है अपने 2/3 बहुमत के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन, हाई कोर्ट का गठन कर सकती है। इसलिए प्रेजेंट में अपने देश में हाई कोर्टों की संख्या कितनी है, 25 है। जबकि हमारे देश में प्रेजेंट में राज्य कितने हैं, 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 है। यानी जम्मू कश्मीर है, उसे केंद्र शासित प्रदेश क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। अब इनमें भी कई टाइप के प्रश्न होते हैं। एक बार थोड़ा पीछे जाके दोस्तों आप देख सकते हैं, हमारे देश में जो उच्च न्यायालय वाला प्रोसेस है, ये ब्रिटिश भारत में कब से शुरू हुआ, तो ब्रिटिश भारत की बात करें दोस्तों, ब्रिटिश भारत की एक बार यहाँ थोड़ी इसकी बैकग्राउंड देख लें। ब्रिटिश भारत में 1862 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय अधिनियम क्या कर दिया था, पारित कर दिया था। उस समय अपने यहाँ देश में प्रेसिडेंसियां थी, और 1862 की यदि अपन बात करें, 3 प्रेसिडेंसी में हाई कोर्ट बने। उसका नाम था बम्बई प्रेसिडेंसी थी। बम्बई के साथ में दूसरी प्रेसिडेंसी का नाम था मद्रास, और तीसरी प्रेसिडेंसी का नाम था कलकत्ता। यानी हमारे देश में पहली बार हाई कोर्ट कितने प्रेसिडेंसी में बने, 3। कब बने, 1862 में। एक का नाम बम्बई, दूसरी का नाम मद्रास, और तीसरी प्रेसिडेंसी का नाम था दोस्तों क्या था, कलकत्ता। यानी उच्च न्यायालय वाला प्रोसेस अपने देश में चल रहा है आजादी से पहले 1862। अब इससे दोस्तों थोड़ा सा और आगे स्टेप लेते हैं। अब आपके सामने देखो यह आता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की गठन का क्या प्रावधान, इसलिए हाई कोर्टों की संख्या कितनी रहेगी, 25। अब देखिए हाई कोर्ट, अब 3 हाई कोर्ट आपके सामने आ गए, जो पहली बार क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था। तो पहली बार गठन हुआ था, तो 3 आ गया आपके सामने, जिसको आप बोलते हैं बम्बई हाई कोर्ट। बम्बई हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1862 में। बम्बई हाई कोर्ट है, ये कहां तक फैला हुआ है, इसका प्रभाव क्षेत्र ये महाराष्ट्र में फैला हुआ है। ये कहां फैला हुआ है, गोवा में फैला हुआ है। ये कहां फैला हुआ है, दमनदीव, और दमनदीव के साथ में नागर दादर हवेली। दादर जो हवेली है, यहां तक इसका प्रभाव क्षेत्र फैला हुआ है। तो दोस्तों आपसे यहाँ और भी क्वेश्चन हो सकता है, बम्बई हाई कोर्ट है वो कौन से केंद्र शासित प्रदेश तक है इसका प्रभाव है, तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, दमनदीव, दादर नागर हवेली। जबकि महाराष्ट्र और गोवा है, वर्तमान में यहाँ इसका प्रभाव क्षेत्र फैला हुआ है। ऐसा आपके सामने आ गया कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट की भी यदि अपन बात करें, तो इसकी स्थापना भी मित्रों हुई थी 1862 में। कलकत्ता हाई कोर्ट कहां तक फैला हुआ है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट है पश्चिमी बंगाल के साथ साथ में ये फैला है अंडमान निकोबार द्वीप तक फैला हुआ है। ये अंडमान निकोबार द्वीप तक फैला हुआ है। किस, यानी कलकत्ता हाई कोर्ट कौन से केंद्र शासित प्रदेश है, तो कौन से केंद्र शासित प्रदेश इसके प्रभाव क्षेत्र में है, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है अंडमान निकोबार द्वीप है। साथ में कौन सा स्टेट है, तो दोस्तों स्टेट का नाम है पश्चिमी बंगाल की सीएम चीफ मिनिस्टर है, उसका नाम है ममता बनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस की पार्टी की सरकार है। तो दोस्तों ये तीसरी आती है, उसका नाम है मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना भी आपके सामने 1862। अब मद्रास की यदि अपन बात करें, तो मद्रास वाली है वो तमिलनाडु, और तमिलनाडु के साथ साथ में इसका प्रभाव क्षेत्र फैला हुआ लक्षद्वीप का।
कहां तक फैला हुआ है? लक्षद्वीप तक फैला हुआ है। इसका मतलब है यहाँ भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और वो केंद्र शासित प्रदेश का नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप और तमिलनाडु में इसका क्या है? प्रभाव क्षेत्र। कौन से हाईकोर्ट का प्रभाव क्षेत्र है? मद्रास। अब आप क्या करते हैं? पहली बार 3 हाईकोर्ट बने, उसका नाम बंबई, कलकत्ता और मद्रास, लेकिन इनको छोड़कर वो यहाँ से क्वेश्चन निकाल देता है अंडमान निकोबार द्वीप में कौन से हाईकोर्ट का प्रभाव क्षेत्र है? तो कोलकाता। इस कोलकाता हाईकोर्ट है, इसकी एक जो चलचित्र जो एक इसकी खंडपीठ है वो है पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अब इसके आगे और थोड़ा सा बढ़ते हुए इसको देखेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा भाई सबसे ज्यादा राज्यों में फैला हुआ हाईकोर्ट कौन सा है? ऐसा कौन सा हाईकोर्ट है जो सबसे सर्वाधिक राज्यों में फैला हुआ है? तो देखो वो हाईकोर्ट आपके सामने है, उसका नाम है असम। नाम सुना होगा दोस्तों। असम हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में असम हाईकोर्ट की क्या हुई थी? स्थापना। असम हाईकोर्ट है, ये 4 स्टेट में फैला हुआ है। पहले स्टेट का नाम है मित्रों असम, दूसरे स्टेट का नाम है नागालैंड, तीसरे स्टेट का नाम है मिजोरम, तीसरे स्टेट का नाम है मिजोरम, और चौथे स्टेट की यदि अपन बात करें तो चौथा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नाम से इसको जानते हैं। इस क्षेत्र में कौन सा हाईकोर्ट है? तो उस हाईकोर्ट का नाम क्या है? असम हाईकोर्ट। अब आपसे क्वेश्चन कर देगा यहाँ से, निम्न में से किस राज्य में असम हाईकोर्ट का प्रभाव क्षेत्र नहीं है? इसका मतलब आपको 4 राज्यों के नाम याद होना जरूरी है। तो मैं समझता हूँ दोस्तों आपको ये नाम याद हो गए होंगे, जो आपको एग्जाम हॉल में आपकी बहुत ज्यादा सहायता करेंगे। पढ़ना यानी आप यदि ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो आपको एक एक बात को पकड़ना होगा, उससे अपने दिमाग में सुरक्षित रखना होगा ताकि एग्जाम हॉल में वो आपको काम आ सके। तो यहाँ देखेंगे असम जो हाईकोर्ट है इसका प्रभाव क्षेत्र कितने राज्यों में है? 4 राज्य, असम, नागालैंड, मिजोरम, और मिजोरम के साथ में कौन सा आ गया? अरुणाचल प्रदेश आ गया। फिर दोस्तों आपसे और भी क्वेश्चन कर लेगा वो क्वेश्चन ऐसा कर लेगा, ऐसा कौन सा हाईकोर्ट, ऐसे कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें स्वयं के हाईकोर्ट है? तो पहले तो ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? एक ही केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन प्रेजेंट में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसके स्वयं के उच्च न्यायालय है? तो मित्रों वह केंद्र शासित प्रदेश 2 है। ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? और ये केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका स्वयं का हाईकोर्ट है। तो ऐसे 2 हैं, एक का नाम है दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जिसका स्वयं का हाईकोर्ट है, जिसकी स्थापना हुई थी 1966 में हुई थी। उसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1966। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जो हाल ही में बनाया गया, यानी जिसको 31 अक्टूबर 2019 को वो अपने अस्तित्व में आया, उसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका स्वयं का अपना हाईकोर्ट है, और इस हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1957 में। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट है, इस हाईकोर्ट की स्थापना 1957 में हुई थी। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट है, वो दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली हाईकोर्ट का बना था 1966। तो 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हो गए आपके सामने जिसके स्वयं के क्या है? हाईकोर्ट हैं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ के और देखते हैं दोस्तों, तो आपके सामने यह आ जाता है, यानी चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो चंडीगढ़ में कौन से हाईकोर्ट का प्रभाव क्षेत्र है? तो उस हाईकोर्ट का नाम है पंजाब। पंजाब हाईकोर्ट है। तो पंजाब हाईकोर्ट का प्रभाव क्षेत्र कहां पे है? तो एक तो हो गया पंजाब, दूसरा राज्य आपके सामने आ गया मित्रों, उसका नाम है हरियाणा, हरियाणा आ गया। तीसरा आपके सामने राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम क्या है? चंडीगढ़ है। कौन सा है? चंडीगढ़ है। तो यहाँ आप देखेंगे पंजाब हाईकोर्ट का प्रभाव क्षेत्र, तो पंजाब हाईकोर्ट का प्रभाव क्षेत्र है वो पंजाब, हरियाणा, और हरियाणा के साथ में कहां तक फैला हुआ है? चंडीगढ़ तक फैला हुआ है। इस प्रकार आपको हाईकोर्टों की जो बात है वहां से क्या निकाल सकता है? क्वेश्चन निकाल सकता है। लेकिन आपने मित्रों ये भी देखा होगा कुछ ऐसे हाईकोर्ट हैं जो उनकी राजधानी में स्थित नहीं होती, दूसरी जगह, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की यदि उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कानपुर है, लेकिन हाईकोर्ट इलाहाबाद में है।
ऐसा आप कह सकते हैं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की यदि अपन बात करें, वहां की राजधानी रायपुर है, लेकिन हाईकोर्ट वहां बिलासपुर में है। ऐसा मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश की यदि अपन बात करें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, लेकिन हाईकोर्ट कहां पे बना हुआ है, जबलपुर में बना हुआ है। इस प्रकार से भी आपसे कई टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। उड़ीसा की बात कर सकता है, उड़ीसा है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, लेकिन वहां के हाईकोर्ट का मुख्यालय कहां पे है, कटक में बना हुआ है। तो इस प्रकार आपको ये देखना है, हाईकोर्ट है तो हाईकोर्ट का प्रभाव क्षेत्र कहां तक है, उसका मुख्यालय कहां बना हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन वो आपसे क्या करता है, बार बार आपसे पूछा जाता है। अब आपसे आगे चल के वो पूछता है हाईकोर्ट के काम क्या है, क्या काम करता है हाईकोर्ट। तो हाईकोर्ट की यदि अपन बात करें, इसकी कार्य प्रणाली की यानी इसकी शक्तियों की बात करें, तो पहले इसकी शक्ति है मूल अधिकारिता। मूल अधिकारिता के नाम से जानते हैं। मूल अधिकारिता का मतलब है, यानी मूल अधिकारिता है, मुख्य इसके काम क्या है, तो ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में उन अधिकारों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। साथ में दूसरे इसके काम की यदि बात करें, ये रिट जारी करता है। रिट जिसको आप याचिका कहते हैं, हाईकोर्ट आर्टिकल 226 में कितनी प्रकार की याचिका जारी करता है दोस्तों, 5 प्रकार की। वो 5 प्रकार की याचिका का नाम क्या है, उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो सुप्रीम कोर्ट में आपने पढ़ा होगा। दूसरी याचिका है, उसका नाम है परमादेश, उसका नाम है परमादेश। तीसरी याचिका है, उसका नाम है, आप उसको बोलते हैं प्रतिषेध, प्रतिषेध के नाम से जानते हैं। चौथी याचिका है, उसका नाम है उत्तर प्रेषण याचिका के नाम से इसको जानते हैं। पांचवी याचिका है, उसका नाम है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा के नाम से इसको जाना जाता है। कई बार इंग्लिश वाले वर्ड आपके सामने एग्जाम में दिए जाते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस के नाम से इसको जानते हैं। हैबियस कॉर्पस कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रमादेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंडामस बोलते हैं मित्रों। प्रतिषेध को क्या बोलते हैं, प्रोहेबियंस, प्रोहेबियंस के नाम से इसको जानते हैं। जबकि इस उत्तर प्रेषण को क्या बोलते हैं, सैरेटरी, सैरेटरी बोलते हैं। और अधिकार परीक्षा को बोलते हैं क्यू वारंट के नाम से इसको जानते हैं। कई बार एग्जाम के इंग्लिश वाले वर्ड हैं, वो भी आपके सामने रख दिए जाते हैं, जो आपको मित्रों याद नहीं होते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कॉर्पस कहते हैं, प्रमादेश को मैंडामस कहते हैं, प्रतिषेध को प्रोहेबियंस कहते हैं, उत्प्रेषण को सैरेटरी कहते हैं, अधिकार परीक्षा को आप क्या बोलते हैं, क्यू वारंट बोलते हैं। ऐसा ये काम करता है, अपने अधीनस्थ न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर क्या करता है, नियंत्रण रखता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर क्या करता है, नियंत्रण। जितने भी जिला न्यायालय हैं उन सब के ऊपर हाई कोर्ट का क्या होता है, कंट्रोल होता है। उनकी कार्यों की क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। ऐसा अगला कार्य देख सकते हैं, हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है जिसकी कार्यवाही खुले में होती है और इसके द्वारा दिया गया आदेश है, इसके अधीनस्थ न्यायालयों को स्वीकार करना क्या है, अनिवार्य है। इस प्रकार हाई कोर्ट है कुछ अपने कार्यों को क्या करता है, संपादित भी करता है। ऐसा ही हाई कोर्ट के पास में अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है, अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है। हालांकि हमारे देश में अपील का सर्वाधिक स्थान है, वह स्थान कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। यानी हमारे देश में जो हाई कोर्ट है, तो ये कोर्ट जो न्यायिक व्यवस्था है उसके 3 स्तर हैं। देश में न्यायिक व्यवस्था के स्तर कितने हैं, 3, जिसको आप बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको आप बोलते हैं हाई कोर्ट, जिसको आप बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। यानी अपील का अंतिम स्थान कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। यदि हम जिला न्यायालय के किसी फैसले से संतुष्ट नहीं है मित्रों, तो हम अपील कहां करेंगे, हाई कोर्ट। यदि हाई कोर्ट के फैसले से हम संतुष्ट नहीं हैं, तो अपील कहां करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला हम सभी को क्या होगा, स्वीकार होगा, मान्य होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को गोपाल जी गढ़वाल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं आशा विनती रहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन को दबाने के साथ साथ इसको शेयर भी करेंगे, ताकि आपकी तरह अन्य स्टूडेंट भी इसका लाभ उठा सकें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इससे जुड़ सकें। तो सभी दोस्तों को आज की इस वीडियो में क्या है, धन्यवाद है। सभी लगातार इस वीडियो से जुड़े रहेंगे।